नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की बात कर रहे थे, जिसके पहले पॉइंट में हमने देखा कि रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए दो वादों का होना आवश्यक है, अर्थात देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। दो वाद यानी कि एक तो वह होगा जो पूर्वतन संस्थितवाद होगा और दूसरा वाद पश्चातवर्ती संस्थितवाद। सेकंड एसेंशियल कंडीशन जो प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करने की है वह है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट और इशू must be the same matter which was directly and substantially in issue either actually or constructively in the former suit। अर्थात पश्चातवर्ती वाद के जो प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक हैं पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक होने चाहिए, यानी पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों वादों के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक या तो अभिव्यक्त रूप से यानी एक्चुअली या फिर विवक्षित रूप से यानी कंस्ट्रक्टिवली समान होने चाहिए। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं मैटर इन इशू यानी विवाद्यक विषयों के। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी वाद के विवाद्यक या तो प्रत्यक्षतः एवं सारतः हो सकते हैं या संपार्श्विक या आनुषंगिक हो सकते हैं, तथा जहाँ पश्चातवर्ती वाद के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः यानी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सारतः रूप से हैं तभी प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा, तथा पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों वादों के विवाद्यक प्रत्यक्षतः एवं सारतः दो प्रकार से समान हो सकते हैं, या तो अभिव्यक्त रूप से या प्रलक्षित रूप से। लेकिन यदि किसी पश्चातवर्ती वाद के विवाद्यक किसी पूर्ववर्ती वाद में केवल संपार्श्विक हैं तो ऐसी कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब हमने ये तो देखा कि दो वादों के विवाद्यक जो कि प्रत्यक्षतः एवं सारपूर्ण रूप से समान है तभी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा लागू होता है, लेकिन अब हमें समझना जरूरी है कि दो वादों के विवाद्यक विषय प्रत्यक्षतः एवं सारतः कब होते हैं तथा संपार्श्विक या आनुषंगिक यानी कोलेटरली और इंसिडेंटली कब होते हैं। तो और साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों वादों के विवाद्यक अभिव्यक्त रूप से यानी एक्चुअली कब समान होते हैं तथा विवक्षित रूप से यानी कंस्ट्रक्टिवली कब समान होते हैं। इन सभी बातों पर आज हम उदाहरण सहित बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दो वादों के विवाद्यक डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली कब होते हैं, यानी दो वादों के विवाद्यक प्रत्यक्षतः एवं सारपूर्ण रूप से कब होते हैं। किसी वाद की ऐसी विषय वस्तु जिस पर अनुतोष का दावा किया गया है वही विषय सामान्यतः प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यक होता है, यानी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू होता है। इसे हम एक दृष्टांत से समझेंगे। ए बी पर वर्ष 2019 के किराए के लिए वाद लाता है। बी डिफेंस में यह कहता है कि कोई किराया देय नहीं है, यानी कोई किराया पेएबल नहीं है। यहाँ किराए का जो दावा है वो ऐसा विषय है जो अनुतोष के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, यानी रिलीफ के रूप में पेश किया गया है। इसलिए यह विषय क्या है, प्रत्यक्षतः एवं सारपूर्ण रूप से विवाद्यक है, यानी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली यहाँ पे क्या है, यह विषय मैटर इन इशू है। अब हम बात करते हैं कोलेटरली और इंसिडेंटली मैटर इन इशू की, अर्थात संपार्श्विक या आनुषंगिक विवाद्यकों की। अतः संपार्श्विक या आनुषंगिक विवाद्यक वे विवाद्यक हैं जो प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यकों के सहायक हों या वाद के अंतर्गत मुख्य रूप से ना होकर गौण रूप से हो, अथवा ऐसे विवाद्यक जिनके संदर्भ में पक्षकारों के मध्य तर्क वितर्क नहीं हो, मात्र न्यायालय ने स्वतः ही अपनी विचारधारा स्पष्ट की हो। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे
एक मठ के महंत की डेथ के बाद में ए ने अपने आप को महंत का चेला बताते हुए उत्तराधिकारी के रूप में बी के अगेंस्ट मठ की संपत्ति के किराए के लिए दावा प्रस्तुत किया। इस वाद में सी ने प्रतिवादी के रूप में बी के साथ संयुक्त होते हुए यह दावा किया कि महंत का चेला सी है और इसीलिए संपत्ति का किराया सी लेने का हकदार है। इस वाद में दो विवादक पैदा हुए। पहला, महंत का उत्तराधिकारी अथवा चेला ए है या फिर सी है। सेकंड, क्या बी को कोई किराया पेएबल है यानी देय है, और है तो कितना। यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि महंत का चेला एवं उत्तराधिकारी ए है तथा बी पर 2500 रुपये किराया देय है यानी पेएबल है, जिसको ए लेने का अधिकारी है। इसके पश्चात सी ने ए के अगेंस्ट महंत का चेला एवं उत्तराधिकारी घोषित करने और महंत के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को प्राप्त करने का वाद संस्थित किया। फिर डिसाइड किया गया कि यद्यपि प्रथम वाद किराए से संबंधित था, किंतु मृतक की संपत्ति के टाइटल का प्रश्न प्रथम वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यक था, अर्थात जो उसकी संपत्ति का टाइटल मतलब किसका है उस संपत्ति पर, तो इसके संबंध में जो प्रश्न था वह प्रश्न उस पहले वाले वाद में जो जो प्रीवियस सूट था उसमें भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू था, जिसका निर्णय सी के अगेंस्ट किया गया था। अतः ये जो सेकंड सूट या सब्सिक्वेंट सूट था, यहाँ पे ये वाला वाद प्रांग न्याय के सिद्धांत के द्वारा बाधित होगा, अर्थात इसे रोक दिया जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि किसी वाद में कोई विवाद्यक प्रत्यक्षतः व सारतः विवाद्यक है या फिर समपार्श्विक यानी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू है या फिर कोलेटरल या इंसिडेंटल। यह निर्धारित करना प्रत्येक वाद के तथ्यों पर निर्भर करता है और इसकी संपूर्ण कसौटी यह होती है कि क्या न्यायालय किसी विवाद्यक को उसने निर्णय के लिए सारपूर्ण एवं आवश्यक रूप से स्वीकार कर रहा है, और यदि इसे निर्णय के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानता है तो ऐसी कंडीशन में जो विवाद्यक है वो प्रत्यक्षतः एवं सारपूर्ण होंगे, अन्यथा संपार्श्विक। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल रेस जुडिकेटा की, अर्थात जैसा कि हमने देखा पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों वादों के विवाद्यक प्रत्यक्षतः और सारतः या तो समान होते हैं, प्रत्यक्षतः एवं सारतः रूप से जैसा कि हमने देखा कि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों वादों के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक दो प्रकार से समान होते हैं, या तो वास्तविक रूप से या फिर विवक्षित रूप से। अभी हम बात करेंगे वास्तविक रूप से दो वादों के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक कब समान होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल रेस जुडिकेटा, यानी प्रत्यक्ष वास्तविक रूप से या एक्चुअली रेस जुडिकेटा कब होता है। तो ऐसी कंडीशन में दो वादों के विवाद्यक वास्तविक रूप से समान होने के संबंध में सेक्शन 11 के स्पष्टीकरण 3 में बताया गया है कि दो वादों के विवाद्यकों के वास्तविक रूप से समान होने का तात्पर्य है कि जो विवाद्यक प्रथम वाद में एक पक्षकार ने अभिकथित किया तथा उसी विवाद्यक को दूसरे वाद में दूसरे पक्षकार ने इनकार किया, अर्थात दोनों वादों के प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यक वास्तविक रूप से समान होंगे, तो ऐसी कंडीशन में प्रांग न्याय के सिद्धांत के द्वारा दूसरा वाद वर्जित होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ए एवं बी के बीच किसी वाद में यह निर्णित किया गया कि ए मृतक की संपत्ति मृतक के दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। बी ने ए के विरुद्ध दूसरा वाद इस आधार पर संस्थित किया कि ए मृतक का दत्तक पुत्र नहीं है और बी मृतक का पैतृक संबंधी होने के आधार पर इस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है। बी का वह प्रांग न्याय के सिद्धांत के द्वारा रोक दिया जाएगा, चूंकि इस वाद के विवाद्यक से वास्तविक रूप से समान है। लेकिन यदि कोई विवाद्यक प्रथम वाद में न्यायालय के द्वारा न तो वास्तविक रूप से विचार में लाया गया
और न ही निर्णित किया गया। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे वाद में रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के द्वारा दूसरे वाद को यहाँ पर वर्जित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की, अर्थात प्रलक्षित या आन्वयिक रूप से प्रांगन्याय की। जैसा कि हमने देखा कि दो वादों की प्रत्यक्षता और सारता विवादक या तो अभिव्यक्त रूप से समान हो सकते हैं या विवक्षित रूप से। जब दो वादों के विवादक विवक्षित रूप से समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, जिसके संबंध में सेक्शन 11 के स्पष्टीकरण 4 में बताया गया है। सेक्शन 11 के 4th स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन के अनुसार ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो कि पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि यह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः रूप से विवादक रहा है। इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई विषय जो कि द्वितीय वाद में पहली बार आया है, किंतु ऐसे विषय भी पहले वाले वाद में वादी आक्रमण के रूप में या प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा के रूप में अभिकथित कर सकता था एवं उसे करना चाहिए था, किंतु नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि ऐसे विषय को ऐसे पक्षकार ने अभिकथित कर दिया है और दूसरा जो वाद है वो प्रांगन्याय के आधार पर रोक दिया जाएगा। अर्थात यद्यपि उक्त विषय ऐसे दोनों वादों में वास्तव में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवादक नहीं है, किंतु इसे प्रलक्षित रूप से यानी कंस्ट्रक्टिवली प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवादक मान लिया जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर यह है कि क्या पक्षकारों को उस विषय पर विवाद करने का अवसर मिला था, और यदि अवसर मिला था तो उस विषय के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उस पर विवाद किया गया था और निर्णय दिया गया था, चाहे वास्तव में विवाद हुआ ही न हो। अर्थात यदि पक्षकारों को विवाद करने का अवसर था लेकिन विवाद नहीं किया गया, तथा जहां पक्षकारों ने वास्तव में विवाद कर लिया हो, तो ये दोनों ही स्थितियों में प्रांगन्याय के सिद्धांत के लिए दोनों स्थितियां समान होती है। अगर इसे हम एक उदाहरण से समझें, जैसे कि ए की डेथ के बाद में बी सी के विरुद्ध मृतक के दत्तक पुत्र के आधार पर दावा करता है। यहाँ पे दत्तक ग्रहण यानी एडॉप्शन तो प्रूव नहीं हुआ और दावा खारिज कर दिया गया। बी सेकंड सूट इस आधार पर लेके आता है कि बी ए के साथ सहदाई की अर्थात को पार्टनर था। चूँकि दूसरे दावे को प्रलक्षित प्रांगन्याय के सिद्धांत के द्वारा रोक दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे वाद में बी का यह तर्क कि वह ए के साथ को पार्टनर था, प्रथम वाद में वह उठा सकता था और उसे उठाना चाहिए था। इस तरह से हम समझ चुके हैं इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के ऊपर माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन AIR 1977 SC 1680। यह जो वाद है इसमें काजी नवाब हुसैन को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया था। नवाब हुसैन ने सरकार के अगेंस्ट नौकरी से निकालने के आदेश को खारिज करवाने के लिए इस आधार पर रिट पिटीशन पेश की कि सरकार ने उसको सुनने का तार्किक अवसर प्रदान नहीं किया। यहाँ पे उसकी रिट पिटीशन खारिज कर दी गई। इसके बाद नवाब हुसैन ने दूसरा वाद इस आधार पर दाखिल किया कि उसकी नियुक्ति पुलिस निदेशक के द्वारा की गई थी और उसकी नौकरी उप निदेशक के द्वारा समाप्त की गई, जो कि संविधान के आर्टिकल 311 के क्लोज 1 का वायलेशन है, यानी 311 का उल्लंघन है। इसलिए सरकार के आदेश को यहाँ पर निरस्त किया जाए। नवाब हुसैन का यह पश्चातवर्ती वाद रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर रोक दिया गया, क्योंकि इस तर्क को वह अपने पहले वाद में भी प्रस्तुत कर सकता था। अर्थात यहाँ पे रेस जुडिकेटा जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है उसके आधार पर उसे रोक दिया गया, क्योंकि उसे कहा गया कि पहले वाद में आपको ये बात अपना तर्क उठाने का मौका था, अपनी बात कहने का अवसर दिया गया था, आपने नहीं दिया, इसलिए अब आपको यहाँ पे रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर अब आप यहाँ दूसरा वाद संस्थित नहीं कर सकते।
इस प्रकार आज हमने डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू तथा कोलेटरल एंड इंसिडेंटल मैटर इन इशू के बारे में बात की और साथ ही एक्चुअल रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पर बात की। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा के जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो रिमेनिंग हैं, जो बचे हुए हैं, उन पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।